हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। आई एम मयंक अग्रवाल। आज हम इस वीडियो में कंप्लीट द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे, साथ ही साथ जो एडिटोरियल्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। आज जो एडिटोरियल है वो एमएसपी से रिलेटेड है और जो बंगाल में जो सिचुएशन बन रही है उससे रिलेटेड एमएसपी है, तो उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो न्यूज़ है वो न्यूज़ आ रही है, कॉन्टेक्स्ट है आंध्र प्रदेश में एक हेवियस कॉर्पस पिटीशन जो है वो कोर्ट में आती है कि एक पर्टिकुलर पर्सन को जो है वो कोर्ट के सामने जो है वो लेके आया जाए और फिर उसको जो है किस बेसिस पे अरेस्ट किया गया ये बताया जाए। तो इसके बाद जो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट है उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया कि जो आंध्र प्रदेश है वहाँ की सिचुएशन ठीक नहीं है और वहाँ पे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है क्या, और उन्होंने आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट को ये ऑर्डर दिया कि आपको कुछ टाइम के बाद कोर्ट में वापस इस सिचुएशन के ऊपर इंफॉर्मेशन देनी है। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने फाइंड किया है जो भी हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के ऊपर वो एक तरह से डिस्टर्बिंग है, बिकॉज़ ये पता लगाना कि कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है, ये पूरा का पूरा जो है वो एग्जीक्यूटिव के प्रोरोगेटिव में आता है। एग्जीक्यूटिव ही ये डिसाइड कर सकती है कि अंडर द आर्टिकल 356 ये एग्जीक्यूटिव के ऊपर होता है डिसीज़न लेना कि पर्टिकुलरली कहीं पे किसी स्टेट्स में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है क्या, और साथ में बात की जाए जो भी वहाँ पे सिचुएशन है वो रिपोर्ट भेजी जाती है ऑनरेबल प्रेसिडेंट को या फिर ऑनरेबल गवर्नमेंट को, जिससे कि जो फाइंडिंग है उनको रिकॉर्ड किया जा सके। तो यहाँ पे ये बात की जा रही है, जो इंडिया के सॉलिसिटर जनरल हैं उनका कहना है कि ये इस तरह से अगर हाई कोर्ट इंटरवीन करता है अफेयर्स में जो कि एग्जीक्यूटिव के द्वारा डिसाइड होते हैं, तो यहाँ पे जो हाई कोर्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो वायलेट कर रहा है, और डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर जो है एग्जीक्यूटिव के पास जो पावर है उस पावर को अगर जुडिशरी यूज़ करने की कोशिश करेगी तो ये एक तरह से गलत चीज़ है। अब यहाँ पे दूसरा, इंडिया और चाइना के बीच में जो है 8th राउंड ऑफ एलओसी जो टॉक्स हैं वो स्टार्ट होने वाली है, जो कि कमांडर लेवल की टॉक्स होंगी। तो अब ये पर्टिकुलरली 20 मीटिंग होने वाली है वर्किंग मैकेनिज़्म इंडिया और चाइना के बॉर्डर अफेयर्स के बीच में। और यहाँ पे जो है वो ऑर्डिनरी ये ट्वाइस होती है एक साल में। 2012 में ये लॉन्च हुई थी। अब यहाँ पे 6 टाइम्स वो जून में मेट हो चुके हैं, जून से लेके अभी तक, जो लद्दाख में पर्टिकुलरली जो क्राइसिस आया था उसके बाद से। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, अगर आप एक आईएएस एस्पिरेंट हैं और आपकी जो एज है वो एज लिमिट जो है वो लास्ट पे पहुँच चुकी है, तो पर्टिकुलर आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ हो सकती है कि गवर्नमेंट एक डिसीज़न लेने जा रही है 3 to 4 वीक्स में। यूनियन गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में फ्राइडे को ये बोला कि एक चांस और देना चाहते हैं वो ऐसे एस्पिरेंट्स को सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन के जिनकी जो लास्ट अटेम्प्ट था और साथ में अक्टूबर में लास्ट अटेम्प्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। तो सेंटर एज वेल एज जो यूपीएससी है वो डिसीजन लेने जा रहे हैं ऑन द प्रपोजल टू गिव वन मोर अपॉर्चुनिटी टू द अफेक्टेड स्टूडेंट ड्यू टू द पैंडमिक। तो ये बेंच जो है वो जस्टिस एएम खानविलकर उन्होंने ऐसा पर्टिकुलरली बोला, बिकॉज कोर्ट एक पिटीशन को हियर कर रहा था जो कि 59 एस्पायरेंट्स ने फाइल की है, और इनको जो है सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी और एडवोकेट अनुश्री जो है वो कर रहे थे। उन्होंने पर्टिकुलरली एग्ज़ाम वो नहीं दे पाए, तो उसके बाद उन्होंने ये डाला था। तो एक लास्ट चांस उनको दिया जा सकता है, मतलब एज लिमिट 1 ईयर एक्सटेंड की जा सकती है। नेक्स्ट ये सिटी पेज है, यहाँ पे पर्टिकुलर कोई भी ऐसी इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है जिसको एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया जा सके। नेक्स्ट यहाँ पे फिर नॉर्थ एंड ईस्ट, यहाँ पे सम आसाम कांग्रेस एमएलए आएंगे, बीजेपी ये भी नहीं है। मेघालय ग्रुप इशू वार्निंग ऑन एंट्री एग्जिट पॉइंट्स। अब यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ इस तरह से है कि
मेघालय जो है वो इनर लाइन परमिट स्टेट में इम्प्लीमेंटेशन की डिमांड कर रहा है और वो चाहता है कि एंट्री एग्ज़िट पॉइंट्स फॉर जो भी अनवांटेड पीपल हैं उनको एक पर्टिकुलर प्लेस से उनकी एंट्री होनी चाहिए और पर्टिकुलर प्लेस से एग्ज़िट होना चाहिए। उनका मानना है कि जो भी अनवांटेड पर्सन हैं वो वहाँ पे उनके स्टेट्स में जो है वो नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे महाराष्ट्र फार्मर्स कॉल फॉर चलो दिल्ली ऑन 21, ये कोई काम का नहीं है। देन यहाँ पे सबसे पहले एडिटोरियल्स देख लेते हैं कौन कौन से एडिटोरियल हैं। सबसे पहला बैटल फॉर बंगाल है, उसमें पर्टिकुलरली बात की गई है जो बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं जेपी नड्डा, उनके ऊपर जो है वो अटैक कर दिया गया, जिसके बेसिस पे जो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने 3 जो आईपीएस ऑफिसर्स हैं उनको एलिजिडली इसके लिए ज़िम्मेदार माना और उनको जो है सेंट्रल डेपुटेशन पे बुलाया, जिसके बाद से पूरी ये कंट्रोवर्सी है कि जो ममता गवर्नमेंट है वो पर्टिकुलरली रिलीज़ नहीं करना चाहती उन 3 ऑफिसर्स को जो वहाँ पे ड्यूटी पे थे, आईपीएस ऑफिसर्स, सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स। तो उसके बाद से ये पूरी कंट्रोवर्सी बन के आ रही है। नेक्स्ट जो ये एमएसपी के ऊपर ये पूरा आर्टिकल लिखा हुआ है कि एमएसपी पे क्या फैक्ट हैं और क्या फैक्टॉइड्स हैं, मतलब कोई एक चीज़ अगर वो गलत है और उसको बार बार बोला जाता है तो वो एक तरह से फैक्टॉइड्स कहलाती है कि तो लोग उसको सच मानने लगते हैं और एज अ फैक्ट उसको कोट करने लगते हैं। तो उसके ऊपर ये आर्टिकल यहाँ पे बात कर रहा है। नेक्स्ट ये जो आर्टिकल है वो इंडिया और बांग्लादेश के बीच का जो रिलेशनशिप है 1971 के बाद जब बांग्लादेश लिबरेट हुआ उसके बाद अब बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस के टोटल 50 ईयर्स होने वाले हैं, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनवाइट किया गया है। तो उसके ऊपर ये पूरा आर्टिकल बात करता है कि बांग्लादेश के साथ इंडिया का रिलेशन किस तरह से है, ऐसे कौन से नेगेटिव पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स के ऊपर बांग्लादेश और इंडिया जो है वो डिसएग्री करते हैं। फिर ये जो पूरा आर्टिकल है वो कांग्रेस के ऊपर है, पॉलिटिकल ओरिएंटेशन है, कांग्रेस पार्टी को कैसे रिवाइव किया जाए, सो नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल। अब यहाँ पे सबसे पहले जो फर्स्ट आर्टिकल है इसमें यहाँ पे 3 आईपीएस ऑफिसर हैं जो कि वेस्ट बंगाल कैडर में अपॉइंटेड हैं, उनको यूनियन गवर्नमेंट ने पर्टिकुलरली अपने तरफ जो सेंट्रल डेपुटेशन है उस पर वापस बुलाने की बात की है। तो जिसके बाद चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके बीच में एक तरह से जो है वो कंट्रोवर्सी जो है वो एरप्ट हो गई। अब यहाँ पे एक्सरसाइज जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट परफॉर्म कर रही है अंडर द प्रोविज़न ऑफ आईपीएस कैडर रूल ऑफ 1954। यहाँ पे बात की जाए तो ये पर्टिकुलरली जो हॉस्टिलिटी है दोनों के बीच में वो अहेड ऑफ 2021 जो इलेक्शन होने वाले हैं उसके बेसिस पे है। तो यहाँ पे जो बीजेपी है वो अकाउंटेबल मानती है जो आईपीएस ऑफिसर्स हैं उनको जेपी नड्डा के ऊपर अटैक के लिए। उसके बाद उन्होंने उनको सेंट्रल डेपुटेशन पे वापस बुलाने की बात की है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने इस बारे में मना कर दिया। तो फिर इसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने उस रूल का जो पर्टिकुलर एक क्लॉज है जो कि सेक्शन 6(1) इंडियन पुलिस सर्विस जो कैडर रूल है वो कहता है कि अगर कोई भी डिसएग्रीमेंट होता है तो मैटर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करेगी। तो यहाँ पे बात की जाए तो सेंट्रल जो तृणमूल कांग्रेस है उनका अपने यहाँ की जो अथॉरिटीज़ हैं या अपने यहाँ की जो पुलिस फोर्स है या अदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है उसको मैनेज करने का तरीका दूसरे लोगों को एक तरह से जो है वो दबाने वाला होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिस्ट्रेन किया फ्राइडे को वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को, जो भी बीजेपी लीडर्स हैं उनके अगेंस्ट जो भी क्रिमिनल केसेस हैं उनमें बहुत ज़्यादा ही कोएर्सिव एक्शन लिया जा रहा है स्टेट पुलिस से। दूसरा जो है वो बीजेपी आने वाले टाइम में जो कोर्ट है या इलेक्शन कमीशन है वो उससे जो है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आने वाले टाइम में डालेगी। बात की जाए यहाँ पे कि जो पर्टिकुलर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की जाए और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ बंगाल,
तो उन दोनों के बीच में बहुत ही ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिनके बीच में कन्फ्रंट्रेशन है, जैसे कि बहुत सारी ऐसी सेंट्रल स्कीम है, जैसे आयुष्मान भारत स्कीम है जहाँ पे गरीबों को 5 लाख तक का जो है इंश्योरेंस दिया जाता है, जिसमें कि वो पर फैमिली 5 लाख रुपीज़ का जो है वो अपना इलाज गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में या कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में करा सकें। दूसरा जो पीएम किसान स्कीम है जिसमें कि 6,000 रुपीज़ पर ईयर दिए जाते हैं किसानों को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, उसको भी इन्होंने अपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं करने दिया। तो एक तरह से दोनों के बीच में जो है वो टसल चलता रहता है। और दूसरा जो कोविड-19 पैंडेमिक को लेके वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का एक कंसर्न था कि उनको जो है वो प्रॉपर गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। और दूसरा जो साइक्लोन अम्पन था उसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डिज़ायर्ड सपोर्ट था वो पर्टिकुलर उनको नहीं मिल पाया। तो सेंटर की जो अर्लियर डिमांड थी कि डीजीपी अटेंड करें मीटिंग इन सिचुएशंस को लेके, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को लेके, वो भी इन्होंने रिफ्यूज़ कर दी। तो यहाँ पे एक तरह से जो है वो पार्टीशन रूल चल रहा है। पर्सनल और इंस्ट्रूमेंट जो भी हैं स्टेट्स के, उनको अपने पर्सनल गेन के लिए एक पार्टी यूज़ करे, ये एक अच्छी बात नहीं है डेमोक्रेसी के लिए। दूसरा ये जो आर्टिकल है इसमें बात कर रहा है बांग्लादेश के बारे में कि इंडिया को जो है वो बांग्लादेश से अपने जो भी टाइज़ हैं उनको स्ट्रेंथन करना चाहिए और आगे उनको लेके जाना चाहिए। पहली जो बात है वो स्टार्ट होता है आर्टिकल कि जो वर्चुअल समिट हुई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जो बांग्लादेश में जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, उनके बीच में उन्होंने इश्यूज़ को डिस्कस किया, जैसे कि बॉर्डर इंसिडेंट्स जो होते हैं, कोविड-19 फाइट होती है और उन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि उनकी इच्छा है कि वो पर्टिकुलर जो इंडिया और बांग्लादेश टाइज़ हैं उनको रिबूट करना चाहते हैं, एक नए लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बांग्लादेश को एक तरह से मेजर पिलर बोला इंडिया का जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, और जो बांग्लादेश हैं उन्होंने इनवाइट किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी को 50 एनिवर्सरी ऑफ इट्स इंडिपेंडेंस। तो इंडिया के लिए एक तरह से ये अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज़ इंडिया ने बांग्लादेश के लिबरेशन में 1971 में बहुत बड़ा जो है वो मेजर रोल प्ले किया था। तो एक तरह से तो यहाँ पे इंडिया और बांग्लादेश की जो रिलेशन है वो एक तरह से सॉलिड रहने वाले हैं। लेकिन जो रीसेंट बॉर्डर इंसिडेंट होते रहते हैं, जैसे 25 बांग्लादेशीज़ उनको किल कर दिया गया फर्स्ट 6 मंथ ऑफ द ईयर बॉर्डर में, वो अगर इलीगली इन्फिल्ट्रेट कर रहे थे, तो उसके जो है वो दूसरे रीज़न भी हो सकते हैं जो इंडिया बांग्लादेश से उसके टाइज़ में अगर कोई परेशानी होती है। बिकॉज़ जो ह्यूमन राइट्स वॉचडॉग हैं और दूसरा जो है तीसरा वाटर डिस्प्यूट सिस्टम है, दूसरा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेके, और जो ऑनगोइंग जो एनआरसी है आसाम में उसको लेके जो है वो वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी इसको अननेसेसरी बोला। और एक तरह से ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंडिया के लिए एक नेगेटिव इम्प्रेशन क्रिएट करती हैं। अब दूसरा इंटरनेशनली बात की जाए तो जो चाइना है वो अपनी पकड़ जो है वो बे ऑफ बंगाल में बढ़ाना चाहता है, जिसके लिए वो इकोनॉमिक कोऑपरेशन कर रहा है, अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है बांग्लादेश में, बांग्लादेश को एक तरह से एल्योर कर रहा है। तो इंडिया के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो बांग्लादेश के साथ अपने टाइज़ जो हैं वो बहुत अच्छे से रखे। और ये पर्टिकुलर एक काफ़ी अच्छा टाइम है जब इंडिया जो है वो अपने टाइज़ बांग्लादेश जो गोल्डन जुबली सेलिब्रेट करने जा रहा है वो अपने टाइज़ और अच्छे से कर सकता है। अब यहाँ पे बात की जाए जो आवामी लीग की गवर्नमेंट है, इंडिया एक लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है बांग्लादेश का साउथ एशिया में, और इंडिया जो बांग्लादेश है वो धीरे धीरे एक्सपेंड कर रहा है, इसकी इकोनॉमी सोशल वेलफेयर इम्प्रूव हो रहा है। दूसरा आवामी लीग का जो टाइट ग्रिप है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, दूसरे जो भी इस्लामिस्ट फैक्शन है वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा ही जो है आगे बढ़ रहे हैं, वार क्राइम्स बढ़ रहा है, करप्शन ट्रायल्स, और
उसकी वजह से जो ट्रेडिशनल अपोजिशन है बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी वो कमज़ोर हुई है, और दूसरे जो प्रो पाकिस्तानी जो पार्टीज़ हैं वो वहाँ पे जो है वो बढ़ी हैं। ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पे ऊपर जो है वो इम्पोर्टेंट है कि न्यू दिल्ली को बांग्लादेश के साथ अपने जो टाइज़ हैं उसको और ज़्यादा सॉलिड बनाना चाहिए अगर वो चाइना को काउंटर करना चाहता है। अब यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है इसकी स्टार्टिंग है कि इन्होंने एक डेफिनेशन दी है फैक्टॉइड की। एक टर्म होता है जो कि अनरिलायबल इंफॉर्मेशन जो कि रिपोर्टेड की जाती है या रिपीट की जाती है बहुत बार, जिससे कि वो फैक्ट की तरह लोगों को लगने लगती है। अब यहाँ पे 3 फार्म लॉज जब पास किए गए तो उसमें जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कहीं पे भी मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को बहुत ज़्यादा ही एक तरह से अटेंशन मिल गया, बिकॉज़ डिबेट में सबसे ज़्यादा मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात की जाती है, जिसका इन 3 फार्म जो बिल हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है। अब एमएसपी क्या है? एमएसपी एक मिनिमम जो है फ्लोर प्राइस है। फ्लोर मतलब बिल्कुल बेस प्राइस है कि इसके नीचे कोई भी जो ग्रेन है उसके प्राइस जो है वो नहीं जाने चाहिए। मतलब एक तरह से फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो 23 क्रॉप्स के लिए एमएसपी डिसाइड करती है। तो ये एक ऐसी प्राइस है जिस पे कि गवर्नमेंट प्रॉमिस करती है फार्मर्स से कि अगर इस प्राइस से नीचे आपका कोई प्रोड्यूस मार्केट में बिक रहा है तो पर्टिकुलरली गवर्नमेंट उसको बाय कर लेगी। अब यहाँ पे गवर्नमेंट जो प्रोक्योर करती है वो बहुत ज़्यादा ही प्रोक्योर करती है वीट और राइस। दूसरे जो क्रॉप्स हैं उनको ना के बराबर ही गवर्नमेंट का प्रोक्योरमेंट होता है। अब यहाँ पे जो फॉल्स ट्रुथ है, जो फैक्टॉइड्स है एमएसपी या गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट के लेके, अब यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर पर्सन जो है वो बात करता है तो ये बात करेगा 6% ही फार्मर उसमें बेनिफिट हो रहे हैं, लार्ज फार्मर ही बेनिफिट हो रहे हैं, सिर्फ पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स ही बेनिफिट हो रहे हैं, या कुछ हद तक जो है वेस्टर्न यूपी के जो फार्मर्स हैं वो बेनिफिट हो रहे हैं। ये एक तरह से जो फैक्टॉइड्स हैं वो सब जगह पे चलता रहता है, जिसमें कि लोगों को पर्टिकुलर जो फैक्ट है उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, बट वो बात करते रहते हैं। दूसरा, यहाँ पे बात की जाए कि कितने स्टेट्स अंडर एमएसपी जो हैं वो हैं। अब यहाँ पे स्टेट वाइड जो प्रोक्योरमेंट है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया या एग्रीकल्चर जो हाउस होल्ड डाटा है 2012-13 का नेशनल सैंपल सर्वे, उसके बाद से ये डाटा जो है वो अवेलेबल नहीं है 2013 या 12-13 के बाद से। अब यहाँ पे बात की जाए कि 6% फिगर जो नेशनल सैंपल सर्वे का 2012-13 का डाटा है वो पैडी और वीट से बस जो है वो रिलेट करता है। अब यहाँ पे जो भी पैडी और वीट है वो भी 14 और 16% जो है वो सोल्ड आउट किया है। मतलब वो डाटा भी एक तरह से जो दिया जाता है वो गलत है। दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कीम है वो डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट स्कीम जो कि 1997 और 98 में इंट्रोड्यूस की गई थी। तो शुरू में ये बहुत पॉपुलर थी और बहुत सारे स्टेट्स ने 2005 में इसको अपने आप इम्प्लीमेंट किया। अंडर इस स्कीम के अंडर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रोक्योरमेंट की वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर होती है, और एक तरह से प्री अप्रूव्ड कॉस्ट जो है स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट दे देती है। उसके बाद एफसीआई का जो डाटा है वो बता रहा है जुलाई 2015 में कि 15 स्टेट्स ने ये प्रोग्राम में एनरोल किया है, और सारे जो हैं वो इक्वली इसको एंथुजियाज़म से इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ स्टेट्स जो हैं जहाँ पे प्रोक्योरमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, तो 10% ऑफ जो 2000 ईयर तक 10% ऑफ वीट एंड राइस जो है वो ट्रेडिशनल स्टेट्स से अलग प्रोक्योर होता था। अब यहाँ पे बाय 2012-13 द शेयर ऑफ डीएसपी स्टेट्स जो है वो 25 से 35% बढ़ गया। दूसरा, पैडी के केस में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा जो हैं वो एक तरह से स्टार परफॉर्मर्स हैं। अब यहाँ पे ये जो स्टेट्स हैं वो 10% टोटल पैडी प्रोक्योरमेंट ऑफ द कंट्री करते हैं। अब यहाँ पे मध्य प्रदेश की बात की जाए अगर वीट के प्रोक्योरमेंट में, तो अप्रॉक्सीमेटली 20% ऑफ द कंट्री जो वीट का जो प्रोक्योरमेंट है वो मध्य प्रदेश से किया जाता है।
2021 में बीट का जो प्रोक्योरमेंट है मध्य प्रदेश से वो पंजाब को भी सरपास कर गया। अब यहाँ पे दूसरी तरफ बात की जाए, जो पैडी प्रोक्योरमेंट सिस्टम के अंदर सेल किया जाता है, 9% एंड 7% जो है पंजाब और हरियाणा के किसान इसको सेल करते हैं। 11% उड़ीसा और 33% जिसको राइस बाउल ऑफ इंडिया कहते हैं छत्तीसगढ़ वो करता है। तो यहाँ पे प्रोक्योरमेंट एजेंसीज़ को जितना भी ज़्यादा जो है वीट की बात की जाए तो 33% वीट मध्य प्रदेश सेल करता है, पंजाब 22%, 18% हरियाणा से सेल होता है। तो यहाँ पे अगर ये वाला फैक्ट है कि सिर्फ पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स इससे बेनिफिट होते हैं, तो ये एक तरह से जो है वो पुरानी बात हो गई है। दूसरा, कौन से फार्मर यहाँ पे बेनिफिट करते हैं, यहाँ पे लोगों का कहना है कि सिर्फ लार्ज स्केल वाले जो फार्मर्स हैं वो बेनिफिट करते हैं, लेकिन देखा जाए तो 1% ही सिर्फ लार्ज फार्मर्स हैं जिनका 10 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड एरिया है, और लेस देन 2 हेक्टेयर्स वाले जो हैं वो 70% हैं। बाकी जो मिडिल में आते हैं 2 से 10 के बीच में मीडियम फार्मर्स, वो 29% हैं। अब यहाँ पे वीट के केस में देखा जाए तो 3% ऑफ सारे जो वीट सेलिंग फार्मर्स हैं वो एक तरह से लार्ज फार्मर्स हैं। मोर देन हाफ 56% वर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। तो ये यहाँ पे बात की जा रही है। दूसरा जो ट्रू पिक्चर है, अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप ये है कि एग्रीकल्चरल सेक्टर और फार्मर के जो इश्यूज़ हैं उनकी बात की जाए। अब यहाँ पे द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एमएसपी ऑन डाइवर्सिफिकेशन नीड टू बी एक्सप्लेन वेल। अब दूसरी बात की जाए, ये एक तरह से एक फैक्टरॉइड है कि सिर्फ पंजाब और हरियाणा में जो फार्मर्स हैं वो वीट और राइस बस उगाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक फैक्ट है कि 21 से 37% वो ना तो पैडी उगाते हैं ना वीट उगाते हैं, तो कोई अलग ही जो क्रॉप है उसको उगाते हैं। तो ये बात यहाँ पे की जा रही है कि वो अपने इनकम को डाइवर्सिफाई करते हैं अलग अलग सोर्सेस से। तो ज़्यादातर जो प्रपोर्शन है 58 एंड 48% रेस्पेक्टिवली वो पैडी और वीट प्रोडक्शन से बाहर होते हैं। तो ये अगर एलिगेशन है पंजाब और हरियाणा के ऊपर कि वो पैडी का प्रोडक्शन ही करते हैं या वीट का प्रोडक्शन ही करते हैं, ये भी गलत है। और दूसरी तरफ बात की जाए कि कन्फ्यूज़न ये भी है कि पंजाब और हरियाणा से ही सिर्फ प्रोक्योरमेंट होता है, तो एमएसपी जो जब भी अनाउंस्ड होता है तो सिर्फ 10 से 64% ही जो प्रोक्योरमेंट है वो मंडीज़ के थ्रू होता है। अब एमएसपी की नीड इसलिए है बिकॉज़ मंडी के बाहर जो है प्राइजेस बहुत कम होते हैं, और पर्टिकुलरली बात की जाए तो पैडीज़ के लिए जो प्राइस है वो 13.3% ज़्यादा मिलता है मंडी में, और वीट के लिए 5.8% जो है वो एक्स्ट्रा प्राइस यहाँ पे मिलता है। अब नेक्स्ट, ये जो पूरा ग्राउंड जीरो एक आर्टिकल आता है, वहाँ पे एक मिस्ट्री डिसीज़ है जो एल्यूरू जो कि आंध्र प्रदेश में आता है, तो जिसमें कि लोगों को जो है वो नोज़िया, हेडेक, ये पूरी जो सिचुएशन है वो हो रही है, जिसमें कि बहुत जल्दी ही क्विक यहाँ पे हेल्थ मिनिस्ट्री जो जितने भी अपने इंडिया में जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, एम्स है और अलग अलग जो इंस्टीट्यूट हैं जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे, साथ में जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, इन सब ने अपना टेस्ट किया और उसके बाद ये पाया कि जो फूड सैंपल्स हैं पर्टिकुलर जो उस रीजन में, उनमें जो है पेस्टिसाइड्स के साथ साथ निकल की कुछ मात्रा पाई गई, और दूसरा कुछ ऐसे पेस्टिसाइड्स हैं जो जैसे कि डीडीटी और जो है वो एंडोसल्फान, ऐसे जो पेस्टिसाइड्स हैं वो पाए गए हैं। तो अभी पर्टिकुलरली इस डिसीज़ के बारे में जो है वो पता नहीं चला है, जिससे 500 से ज़्यादा लोग जो हैं वो इन्फेक्टेड हो गए हैं, बट ऐसा माना जा रहा है कि बिकॉज ऑफ पेस्टिसाइड्स ये सिचुएशन जो है वो वहाँ पे क्रिएट हुई है। ये जो आर्टिकल है इसमें पर्टिकुलर हर एक जगह की बात की गई है जहाँ जहाँ पे उन्होंने सैंपल लिया, जैसे कि नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद ने ये बात की कि उन्होंने जब एयर, सॉइल और ग्राउंड वाटर का सैंपल लिया अफेक्टेड एरियाज से, तो उन्होंने देखा कि एयर क्वालिटी विद इन एक्सेप्टेबल लिमिट है। दूसरा, मरकरी जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है ग्राउंड लेवल पे, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो बहुत हैवी मात्रा में जो है वो मरकरी
ग्राउंड वाटर में जाता है। दूसरा जो सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड माइक्रो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद है, उन्होंने कोई भी सब्सटेंस जो है वो ऐसा फाइंड नहीं किया सीरम या फिर यूरिन सैंपल में, और कोई भी उनको बैक्टीरिया का ट्रेस नहीं मिला, ना ही वायरस का। दूसरा जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है, उनका भी कहना है कि कोई भी वायरल इन्फेक्शन नहीं मिला। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन का कहना है बस यहाँ पे इनको पेस्टिसाइड्स के रेसिड्यूज़ मिले हैं टमाटो या ब्रिंजल सैंपल्स से, तो पेस्टिसाइड्स ऐसा हो सकता है कि ये मिस्टीरियस इलनेस कॉज करे। ये बात यहाँ पे की जा रही है। नेक्स्ट, यहाँ पे कोई भी ऐसी आर्टिकल नहीं है जिसको हम डिस्कस करें। नेक्स्ट, यहाँ पे पार्लियामेंट का जो पैनल है, उन्होंने माइग्रेंट वर्कर का जो डाटाबेस है उसको डिमांड किया, और दूसरी तरफ उन्होंने बात की है कि वो ओवरऑल करें एपिडेमिक डिसीज़ एक्ट 1897 को, जिसको इन्वोक किया गया था कोविड-19 पैंडमिक के दौरान। तो नेशनल डाटाबेस माइग्रेंट वर्कर का कलेक्टेड होना चाहिए बहुत जल्दी, और ये इंश्योर किया जाना चाहिए कि कोई भी अगर ऐसी पैंडमिक आती है तो उस सिचुएशन से लड़ने के लिए जो है वो एक अर्जेंट रिव्यू हो। 123 ईयर्स ओल्ड जो एक एपिडेमिक डिसीज़ एक्ट है उसको एक तरह से जो है वो चेंज किया जाए, अमेंड किया जाए। अब यहाँ पे बहुत सारे जो मेंबर्स हैं पार्लियामेंट्री पैनल जो होम अफेयर्स का था, उन्होंने बोला कि पैंडमिक एक तरह से एक लास्ट पैंडमिक नहीं है जो कंट्री को हिट कर रही है, तो गवर्नमेंट को जो है वो सिर्फ एक ही इंटरनेशनल ट्रेंड्स के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए, जैसे कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 या एपिडेमिक डिसीज़ एक्ट 1897। तो ये एक तरह से इनसफिशिएंट लॉज हैं, कमेटी ने ऐसा बोला। उन्होंने डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट को भी रिव्यू किया, तो कमेटी ने रिकमेंड किया है कि ऐसे ही जो है वो एपिडेमिक डिसीज़ एक्ट दोनों में जो है वो चेंज लेके आना चाहिए। अब यहाँ पे कमेटी ने ऑब्ज़र्व किया कि एपिडेमिक डिसीज़ एक्ट में प्रोविज़न है कि कोविड-19 को जो है वो मैनेज करने थोड़ा बहुत उसने मैनेज किया है, बट ये जो एक्ट है वो एक तरह से आउटडेटेड है और एक तरह से कॉलोनियल एरा में फ्रेम किया गया था। अब 1918 के स्पेनिश फ्लू से भी पहले तो कमेटी ने रिकमेंड किया कि एपिडेमिक डिसीज़ एक्ट को अपडेट करना चाहिए, अमेंड करना चाहिए, जिससे कि वो फुली इक्विप्ड हो जो भी चैलेंजेस होते हैं पेंडेमिक से इन फ्यूचर। अब दूसरी जो आर्टिकल है वो रेलवे की बात की जाए तो रेलवे का बहुत ज़्यादा ही रेवेन्यू लॉस हो रहा है। 87% लॉस इन पैसेंजर रेवेन्यू ड्यू टू कोविड-19। देखा जाए तो यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज का जो है गुड्स एंड पैसेंजर्स का डाटा यहाँ पे दिया हुआ है। अप्रैल में जो है वो इतने मिलियन टन, लास्ट ईयर अप्रैल टू सितंबर, इस साल जो है इतना कम, मतलब चेंज -53.2 मिलियन टन जो है वो कम। दूसरा, फ्रेट अर्निंग पहले इतनी थी, अभी 49% मतलब 4,884 करोड़ रुपीज़ कम है। दूसरा, मिलियंस ऑफ पैसेंजर इतना अभी सिर्फ इतना हो पाया है, मतलब 4,103 जो मिलियन पैसेंजर हैं वो कम ले गए। अर्निंग्स तो बिल्कुल ही मार्जिनल हैं, 25,000 करोड़ रुपीज़ कम है इससे पैसेंजर अर्निंग। पार्सल अर्निंग भी कम है, तो टोटल जो अर्निंग में जो गिरावट है वो 13,736 करोड़ रुपीज़ की जो है एक तरह से कमी है रेलवे की अर्निंग में। अब नेक्स्ट, यहाँ पे कोई भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल पर्टिकुलर बात की जाए, जो नाइजीरिया से बोको हरम ने एबडक्ट किया था उनमें से कुछ बॉयज़ को फ्री कर दिया है। ब्रिटेन जो है वो एग्ज़िट करने वाला है यूरोपियन यूनियन से, उसकी बात की जा रही है। अब यहाँ पे जो बिज़नेस पेज है इसमें गवर्नमेंट प्रोडक्शन लिंक्ड प्लान ऑटोज़ के लिए जो है वो लेके आने वाली है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट जो है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम लेके आई थी जो मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं उनके लिए, जिसमें कि अगर वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो उनको कुछ कैश इंसेंटिव दिया जाएगा। उसी के बेसिस पे गवर्नमेंट जो है वो ऑटो सेक्टर के लिए भी लेके आने वाली है। अब यहाँ पे नेक्स्ट ये स्पोर्ट कॉलम है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।